पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं, ये केंद्र में आते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं। अनुच्छेद 163 और 164 राज्य में ये करते हैं। देखिए अनुच्छेद 74 क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष पीएम होंगे, और अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। अनुच्छेद जो 75 है हमारा, तो वो उसमें मंत्रियों के बारे में उपबंध व्यवस्था अर्थात मंत्रियो63 की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और जो मेरा अनुच्छेद 163 और 164 है उसके बारे में थोड़ा सा, उसमें 163 क्या होता है कि इसमें राज्यपाल के सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसके अध्यक्ष सीएम होते हैं इसमें। और अनुच्छेद 164 जो होता है इस सीएम के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब इसमें देखिए संसदीय व्यवस्था क्या होती है, तो कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था क्या होता है, इसमें नीतियों एवं कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसमें मतलब उत्तरदायी सरकारें क्या होती हैं, इसमें जब कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेही होती हैं तो तब तक पद पर बनी रहती हैं जब तक उसे विश्वास प्राप्त नहीं होता है। सरकारें क्या होती हैं, क्योंकि शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है, शक्ति का केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा, कैबिनेट ही होता है। और ये हमारे इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, कैबिनेट सरकार, फिर उत्तरदायी सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्वरूप भी होता है। ये जापान, ब्रिटेन, कनाडा, भारत में भी प्रचलित है। आइवन जेनिक्स ने इसे कैबिनेट व्यवस्था भी कहा है। शक्ति का बिंदु जो होता है केंद्र, वो कैबिनेट ही होता है। कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी कार्यों तब तक चलेगा जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त ना होगा, तब तक वो चलेगा। अब देखिए संसदीय सरकार की विशेषता क्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, अब इसमें क्या क्या हो जाएगा, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका में राष्ट्रपति दोनों होते हैं। इसमें राष्ट्रपति दोनों, जैसे नामिक और वास्तविक दोनों होते हैं। इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्य प्रमुख होते हैं एवं राज्य के प्रमुख। फिर प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख सरकार के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद गठन किया जाता है। सरकार सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। अब अगला पॉइंट क्या है, इसके बारे में ध्यान देना है, बहुमत प्राप्त दल। अब बहुमत प्राप्त दल का शासन, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इसमें लोकसभा में राजनीतिक दल के बहुमत में सीट प्राप्त होती है, वही दल सरकार बनाती है। जिसमें सीट प्राप्त हो जाएगी वही दल हमारे सरकार बनाएगी। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। यदि कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो राष्ट्रपति द्वारा दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व। ये क्या होता है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व में, तो इसमें संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत भी होता है। इसमें संसदीय सरकार का एक विशिष्ट सिद्धांत भी होता है। अनुच्छेद 75 में हमारा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर अगला देखिए, इसमें लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा भी सकता है। राजनीतिक एकरूपता अगला पॉइंट है, राजनीतिक एकरूपता। अब इसके बारे में देखना है। राजनीतिक एकरूपता में एक ही पार्टी का बहुमत मंत्रिपरिषद सदस्य एक ही राजनीतिक दल से आते हैं, समान राजनीतिक विचारधारा। फिर गठबंधन सरकार मंत्रिपरिषद के सदस्य सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था अगला पॉइंट है, दोहरी शासन व्यवस्था। अब इसके बारे में, तो मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसमें मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य इसमें होते हैं। फिर यदि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो अन्यथा मंत्री पद से उसको त्याग पत्र देना ही होगा यदि 6 महीने के अंदर नहीं लेता है। फिर अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो इसमें क्या हो जाएगा,
मंत्रिपरिषद का नेता होना चाहिए, संसद के नेता होना चाहिए, सत्तारूढ़ दल का नेता भी होना चाहिए। फिर निचले सदन का विघटन। अब निचले सदन का विघटन के बारे में देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को संसद का निचला सदन विघटित किया जा सकता है। फिर गोपनीयता, अगला पॉइंट है गोपनीयता। गोपनीयता के बारे में जानोगे। तो गोपनीयता क्या होता है, मंत्री अपने कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों के बारे में गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं। फिर मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब अगला देखिए सब इसमें, इसके बारे में राष्ट्रपति शासन की विशेषता। अभी राष्ट्रपति शासन की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में जानना है आपको कि राष्ट्रपति के शासन की विशेषता क्या होती है। तो इसमें राष्ट्रपति के शासन की विशेषता क्या हो जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो इसमें एकल कार्यकारी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एकल कार्यकारी होते हैं। राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख इसमें होता है, राज्य व सरकार का इसमें प्रमुख होता है। फिर राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल द्वारा 4 साल की निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। इसमें 4 साल के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा हटाया नहीं जा सकता है, सिवाय वह गंभीर गैर संवैधानिक कार्यों की दोषी पाए जाने पर महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति के उसके सचिव कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कैबिनेट में गैर निर्वाचित परामर्शदायी इकाई है। फिर राष्ट्रपति द्वारा चयन और नियुक्ति, फिर केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। फिर अगला, राष्ट्रपति और उसके सचिव कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वे सत्र में भाग लेते हैं। फिर इसके बाद देखना है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पूर्ण विभाजन होता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पूर्ण विभाजन होता है। राष्ट्रपतियों द्वारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का निचला सदन विघटन नहीं किया जा सकता इसमें। अब इसके आगे देखना है संसदीय व्यवस्था गुण क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानो। संसदीय व्यवस्था गुण क्या क्या है इसमें, तो इसके गुण बताना है। संसदीय व्यवस्था गुण क्या है, तो गुण क्या है, पहला नंबर है इसमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होना चाहिए, मतलब कार्यपालिका विधायिका का अंग, विधायिका और कार्यपालिका अंगों के बीच सहयोग और सहकारी संबंध होना चाहिए। परिणाम स्वरूप दोनों अंगों के बीच कम विवाद और संघर्ष, इसमें कम विवाद और संघर्ष होना चाहिए। नंबर 2, उत्तरदायी सरकारें। मंत्री अपने कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये गुण मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो अगला है निरकुशता को रोकना। इसको कैसे रोका जा सकता है, कार्यकारी एक समूह में निहित न होकर मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यह व्यवस्था कार्यपालिका की निरकुशता को रोकती है। वैकल्पिक सरकार व्यवस्था क्या होती है, यदि सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देते हैं तो राष्ट्रपति विपक्षी दल को वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है। व्यापक प्रतिनिधि, अब अगला नंबर है व्यापक प्रतिनिधि पॉइंट, ये 25वां पॉइंट है। तो मंत्रिपरिषद सरकार के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा मंत्रिपरिषद सरकार के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसदीय व्यवस्था के अब दोष देखना है, दोष इसके बारे में दोष भी है। अस्थिर सरकारें क्या होती हैं, अविश्वास प्रस्ताव, राजनीतिक दल बदल या गठबंधन टूटने के कारण सरकार अपना बहुमत खो देती है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव, राजनीतिक दल बदल का यदि इधर से उधर चला गया, ठीक है, दल बदल कर दिया गया, या गठबंधन टूटने के कारण सरकार का अपना बहुमत खो देती है, गठबंधन टूट जाता है तो। फिर नीतियों में अनिश्चितता, तो सरकार में परिवर्तन से नीतियों में परिवर्तन होता है, सरकार के परिवर्तन से। यही निरस्तता लंबी अवधि में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न करती है। फिर मंत्रिमंडल की तानाशाही, पूर्ण बहुमत वाली सत्तारूढ़ पार्टी मंत्रिमंडल के पास असीमित शक्तियां होती हैं। सभी नीतियां मंत्रिमंडल द्वारा तय की जाती हैं, सभी नीतियां शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ। देखो फिर अगला पॉइंट है, तो इसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल विधायिका का हिस्सा होना चाहिए। मंत्रिमंडल विधायिका और कार्यपालिका दोनों के नेता होती हैं। अंकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो मंत्री अपने क्षेत्र में